हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है आर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो तो यही जानना होगा हमें कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद उस इन्वायरमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिस्कस करने के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेटा। हम अभी बात कर सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल डिस्कस करेंगे और इस ट्रॉफिक लेवल में हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके डिकम्पोजर के बारे में, या हम यहीं पे समझेंगे एनर्जी फ्लो क्या है। इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि फूड चेन क्या है या फूड वेब का क्या है। इसके बाद फिर हम और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो पॉइजन सब्सटेंस होंगे वो बॉडी में बढ़ते जाएंगे तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो कुछ डेफिनेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, बाकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट है हमें वही पढ़नी है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इन सब टॉपिक को अपने दिमाग में रखना होगा और धीरे धीरे हम बिना समय गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Our elder tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. इसमें हमें इससे इतना ही समझना है कि ये नॉर्मल बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो बोलते हैं ना कि अब पहले जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, या हम लोग कई जगहों पर काम करते हैं और हमें लगता है कि ये इन्वायरमेंट काम करने लायक है नहीं, बढ़िया जगह नहीं है। और अभी ग्लोबल समिट्स होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, एक मॉन्ट्रियल समिट है जो अभी मैं बता दे रहा हूँ, और ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या हम सीधी सीधी बात कहें कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए समिट हुई थी। इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि पहले तो इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड कर दिया है। वो डेफिनेशन ये है कि द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब ये हो कि इन्वायरमेंट में एक तो सारे के सारे, अब लिविंग का मतलब बायोटिक भी आ गए, लिविंग हो गए, और नॉन लिविंग का मतलब एबायोटिक भी आ गए। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपस में मिले और इनके आपस में इंटरेक्शन, और ये एबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे की लाइफ में ग्रोथ में और डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट करते हैं, तो इन सब को एक साथ मिला के रखेंगे तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनको एक साथ बोल दिएगा इन्वायरमेंट। तो ये बड़ी बात नहीं है। या फिर एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग जानते हो कि हमारे अराउंड जो कुछ भी है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट है। एक बहुत सिंपल सी बात कर सकते हैं। तो हम उस पे पहुंचते हैं कि अब पहले एक यहाँ पे आ गया इकोसिस्टम। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म and human beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. यही बात लिखी हुई है, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, इसको थोड़ा क्लीन करके ये लिख दिया है कि इकोसिस्टम है क्या, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, यहाँ पे लिखा ना प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग, सब के सब हैं। और फिजिकल सराउंडिंग्स भी, मतलब जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सारे मिलके बैलेंस बनाते हैं नेचर के अंदर। तो इसी को हमने बोल दिया इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वेयर लिविंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग। यानी कि जो बायोटिक है वो आपस में, जैसे सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और ये प्लांट और एनिमल जो एबायोटिक फैक्टर, जैसे वाटर है, विंड है, सॉइल है, इन सबसे जो इंटरेक्शन है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट से ये सारा इंटरेक्शन मिला के इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। अब कहते हैं 10 आ गया ना, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट comprising living organism and abiotic components comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। इसके बारे में हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेंगे, ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ हम लोग किसी भी जैसे गार्डन में घूम रहे हैं, तो गार्डन खुद भी एक कैसा एक क्या है, गार्डन भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें होगा ग्रास या ट्रीज होंगे, है ना, मतलब ट्रीज में वो फ्लावर बियरिंग जो प्लांट्स होंगे, जैसे रोज है, जैस्मिन या कुछ बीजने फ्लावर है, जितने भी तुम जानते हो, और एनिमल्स भी होंगे, और वो एक दूसरे को फीड करके जैसे भी वो एक एक इकोसिस्टम की तरह ही काम करेंगे। इसके आगे हम जब पहुंचते हैं, तो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये भी बात हमें समझ में आ गई कि अगर जो हमारा जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और एक्टिविटी है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होते हैं। आपको भी पता है, जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत गर्म होगा तो वहां दिखता है वहां के लोग थोड़े थोड़े सांवले होते हैं ना, काले होते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां पे लोग गोरे होते हैं। ये कोई क्राइटेरिया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम को ये अफेक्ट कर रहा है ना, उनके और ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। ग्रोथ में भी बहुत सारे जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट, जैसे चाइना के लोगों की हाइट देखो, या और सारे कंट्रीज का हाइट देखो, अलग हाइट का अलग अलग होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन का भी ऐसे ही है। तो इसके बाद ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि गार्डन भी एक क्या है, इकोसिस्टम है। और कुछ अलग टाइप का इकोसिस्टम अगर हम देखेंगे, तो जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड है एंड लेक है। तो इन इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया दो तरह से। एक हो गया नेचुरल इकोसिस्टम, एक क्या हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स। और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, मैन मेड में हम एक तो कंसिडर कर सकते हैं, पहले तो जो गार्डन है अगर हमने बनाया, दूसरा हम लोग कह सकते हैं क्रॉप फील्ड जो हमारी खेती है। इसके अलावा एक्वेरियम भी हम लोग यूज करते हैं, तो एक्वेरियम भी हो गया। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप, है ना, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसमें हो जाएगा, इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर एक्वेरियम है तो लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। तो हमें क्या रखना है, ऑब्वियस सी बात है, हम जिस भी फिश को उसमें इस एक्वेरियम में रखेंगे, उसके लिए हम उसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट वहां पे बनाएंगे। उस नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसको जिसको जिसमें उसको एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, ये पहले ही लिखा हुआ है, इसने खुद ही लिख दिया। इट कुड बी ए लार्ज जार, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड, ये खुद ही कह रहा है कि हमें वाटर देना है, ऑक्सीजन देना है और फूड देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट क्या करेंगे, जैसे ग्रेवल वगैरह डालते हैं, और ऑक्सीजन तो हम बाहर से देते हैं, फूड भी हम बाहर देते हैं। तो ऑक्सीजन और फूड तो ये बायोटिक फैक्टर हो गए, है ना, और उसके जो फिश जल डाला वो बायोटिक फैक्टर हो गया, उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं। ये सारे के सारे मिला के तब जाके बनता। बाकी आपको एक्वेरियम के बारे में तो अच्छा बेहतर तरीके से पता होगा, कुछ और थोड़ा रिसर्च करिए खुद से भी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन पंप एरेटर देंगे, और फिश फूड के लिए जो कि मार्केट में अवेलेबल होगा उसको फिश फूड देंगे, ये भी हम बाहर से दे रहे हैं। इसके बाद हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग ऐड करते हैं कि कुछ एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को, जो कि जिससे ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाए, तो हम लोग एक चीज पहले समझते हैं कि अगर हमने कोई एक्वेरियम बनाया, तो एक्वेरियम में तुम्हें भी पता है कि पहले एक तो ऐसा होगा जो कि खाना नेचुरली बनाने लगे, तो प्रोड्यूसर होंगे, यानी कि वही कुछ प्लांट्स वगैरह डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद कंज्यूमर तो है ही है तुम्हारे पास, फिश, जो तूने फिश ऐड किया वो क्या है, कंज्यूमर है। और डिकम्पोजर के लिए हम लोग हेल्दी बैक्टीरियाज वगैरह डाल देंगे। क्या डाल दिया, हेल्दी बैक्टीरियाज डाल दिया। तो हेल्दी बैक्टीरिया डाल दिया तो वो क्या करेंगे, डिकम्पोजर का काम करेंगे। बाकी एबायोटिक फैक्टर हमने तो वाटर डाला ही है, वाटर के बाद ग्रेवल्स डाल देंगे कुछ उनके मीडियम मेंटेन करने के लिए।
और बाकी फूड हम सप्लाई करेंगे बाहर से और एरेटर डालेंगे, मतलब एरेटर देंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं इस एक्वेरियम के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम तब हो जाएगा जब ये सारे के सारे यहाँ होंगे। लेकिन जो हम एक्वेरियम लेते हैं इसका साइज छोटा होता है और बैक्टीरिया में हमने कैसे स्पेसिफिक डाले हैं, जैसे हमने कहा हेल्दी बैक्टीरिया। तो हेल्दी बैक्टीरिया हम डालने के बाद तो ये एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होता है। हम कंप्लीट इसमें क्या होता है कि जो हमारी फिश है, जो कंज्यूमर है, वो फिश जो है ढेर सारा फूड इनटेक करेगा और वेस्ट भी ये प्रोवाइड कराएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वेस्ट निकलेगा तो उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए एनफ बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसलिए हमें इसकी साफ-सफाई भी रेगुलरली करनी पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? व्हाई डज़ इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ व्हाइल? इसने कहा ना इसीलिए साफ करनी पड़ रही है। बट उसी जगह पे इसने पूछा कि जो पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें हम इतनी सफाई क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट इकोसिस्टम है। एक तो पहली बात ये लार्ज साइज के होते हैं। जो पॉन्ड्स हैं वो क्या है? जो पॉन्ड्स हैं वो लार्ज साइज के हैं और कंप्लीट इकोसिस्टम है ये कंप्लीट इकोसिस्टम है और इनमें इतना एनफ बैक्टीरियाज या डिकम्पोजर्स के नंबर इतने होते हैं कि वो आराम से बाकियों को जितना भी मतलब वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये डिस्कस हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे? लिखा है वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, consumer and decomposer according to the manner in which they obtain the sustenance from the environment। तो यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि इन्वायरमेंट के अंदर कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म किस मैनर में अपने सस्टेनेंस को ऑब्टेन करते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया और हमने डिफाइन किया उसको एज अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो पहले से पढ़ते आ ही रहे हो तुम लोग। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तो हम लोगों ने समझ लिया, क्रिएटेड बाय अस अबव, तो हम लोगों ने पहले समझ ही लिया कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्या था, कि हमने ऐसा इकोसिस्टम प्रिपेयर किया जो कि सेल्फ सस्टेन कर सकती हो, उसको जरूरत ना हो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की या अदर मतलब वो खुद में उसके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो, तो उसको हमें जरूरत ना हो, तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हो जाएगा वो। अब लिखा है विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमें पता ही है कि प्लांट होते हैं ना, सारे के सारे जो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, वो भी एक साइनोबैक्टीरिया होता है ना। तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करते हैं जिसमें ये फूड खुद ही बनाते हैं। कैसे? जैसे कि जो बैक्टीरियाज हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है या क्लोरोप्लास्ट कह लो, प्लास्टिड के अंदर बनता ना ये, और वहां उसको वो कहाँ से लेता है? एनवायरमेंट से। एक तो रेडिएंट एनर्जी लेता है, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिला के क्या बना देता है? फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, तो जो भी लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको हम लोग बोल देंगे प्रोड्यूसर। सारे जितने भी फोटोसिंथेसिस करेंगे वो सारे के सारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पहले बात जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अदर देन द प्लांट्स, सारे के सारे चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हैं, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इस कहानी को आगे आगे जैसे हम लोग समझेंगे, तो देखो दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड either directly from producer or indirectly by feeding on the consumers
आर द कंज्यूमर। इसका मतलब कि इसके बाद, इस प्रोड्यूसर के बाद जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग क्या हैं? कंज्यूमर हैं। वो सारे के सारे लोग कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर एंड पैरासाइट। इसके सारे के बारे में आप जानते हो। हर्बीवोर कौन है? जो केवल हर्ब्स को खाते हैं। कार्निवोर कौन है? जो एनिमल्स पर फीड करते हो। ओमनिवोर्स जो दोनों पर फीड कर लेते हो। इनके ज्यादा मजे होते हैं। और पैरासाइट मतलब वो पड़े हुए होते हैं, वो पैरासाइट, वो कंप्लीटली अपना सब कुछ, पूरी जिंदगी, उनकी जिंदगी एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म पे या एक प्लांट पे, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहती है। अगर वो गया तो ये भी गए। तो ये कहानी है पैरासाइट का। तो आगे एक ही पढ़ते, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज। तो ये तो हमें पता है कि अगर ऑर्गेनिज्म डाई होता है या जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होती है? उसका डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये लोग डिकम्पोज करते हैं, या फंगस, ये सारे डिकम्पोज करते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही बात है, कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, break down the dead remains and waste product of organism. These microorganisms are the decomposers. तो हमें डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन मिल गई, प्रोड्यूसर्स की मिल गई, और कंज्यूमर की बात तो हो ही चुकी है। तो क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? ये करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे बन गया, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? सॉइल के अंदर जाएंगे, और फिर से प्लांट उनको लेगा, फूड बनाएगा, और फूड का वही फिर साइकिल वापस चलने लगती है। इसका मतलब जैसे जैसे प्लांट ने बनाया क्या? फूड बनाया। इस फूड को किसी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, कंज्यूमर की डेथ हुई। डेथ के बाद कौन गया? डेथ के बाद इनके ऊपर काम करेगा डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज कर देगा, और जितने भी इनके इनऑर्गेनिक, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, ये इनऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर चले गए, है ना, सॉइल के अंदर चले गए। और इस सॉइल से फिर से इनको किसने ले लिया? प्लांट ने ले लिया। तो ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं रहेंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, आगे का कोई प्रोसेस होना नहीं है, तो यहीं पे एंड हो जाएगा, ये साइकिल यहीं पे एंड हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना भी लाइफ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। Will the natural replenishment of the soil takes place even if decomposers are not there? तो ये तो पता है। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal? हाँ, एक और बात, अगर जो एनिमल, जैसे कोई एनिमल पे ही फीड करता है, एनिमल पर एक एनिमल फीड करता है, तो पहले के राजा महाराजा होते थे ना, शिकार करने जाते थे, तो अब करने जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी एक एनिमल दूसरे एनिमल फीड करेगा वो प्रीडेटर होगा, या किसी भी, मतलब किसी भी चीज पर अगर कोई फीड कर रहा है तो वो प्रीडेटर है उसका। तो एक प्रीडेटर में क्या होगा? एक प्रे होगा और एक प्रीडेटर होगा। तो प्रे कौन होगा? जिसके ऊपर फीड किया जा रहा है ना। और प्रीडेटर जो फीड कर रहा है। तो अगर हम मान लो उस एक्वेरियम के अंदर अगर हम कोई फिश ऐसी रख देते, जैसे स्मॉल फिशेस क्या करती हैं, जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनको लार्जर फिशेस खा लेती हैं। उनको कौन खा लेती हैं? लार्जर फिशेस। तो उनको लार्जर फिशेस खा लेती हैं। तो अब बताओ, ये प्रीडेटर हुई, ये क्या हुई? प्रीडेटर हुई। और ये क्या हुए? प्रे हुए। ऐसे ये जो स्मॉल फिशेस होती हैं, ये खाती हैं, ये किसको खाती हैं? ये प्लांट के अंदर जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, है ना। ये जू प्लैंक्टॉन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको स्मॉल फिशेस खा लेती हैं। और ये जू प्लैंक्टॉन, ऑब्वियस सी बात है, इनको ये किस पे खाते होंगे? ये किस पे खाते होंगे? ये खाते होंगे प्रोड्यूसर को। हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो पॉन्ड के अंदर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है। तो ये प्रोड्यूसर हुए, और इनके ऊपर फीड करने वाला कौन हुआ? जूप्लैंक्टन। ये कंज्यूमर हुआ। इसके बाद इनको खाया स्मॉल फिशेस ने, लार्जर फिशेस ने। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसके ऊपर जो फीड करेगा, जिसके ऊपर फीड किया जा रहा है वो प्रे है, और जो खा रहा है वो कौन है? प्रेडेटर है।
तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर कहाँ पहुँचे? हाँ, तो ये क्वेश्चन देखो, तो व्हाट वुड हैपन, ऑब्वियस सी बात है, फिर से बेचारे वो खत्म हो जाएँगे और प्रेडेटर का डिकम्पोज़िशन होगा, उनको डिकम्पोज़ करने में तो ऑब्वियस सी बात है ये सही से इकोसिस्टम नहीं चलेगा। फिर मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसमें आप लोग समझो। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये समझ लो कौन किसको खाएगा, अभी बताया था कि 3 स्टेप में बताया था एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो अपने आप समझ लो कि प्रोड्यूसर कौन वहाँ होगा? प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूसर होंगे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। और इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। फिर इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस कौन खा जाएगा? लार्जर फिशेस। लो भाई, मैंने तुम्हें और बता दिया आगे। हाँ, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड चेन्स और वेब्स के बारे में। तो पहले तो हम इसके ऊपर मैंने डेफिनेशन देखो ऊपर ही ऐड कर दिया है कि फूड चेन क्या होते हैं। तो फूड चेन इज लीनियर और स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट shows the transfer of energy from one trophic level to the next through the process of eating and being eaten। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन यही है कि एक लीनियर प्रोसेस है पहले तो, है ना? इसमें स्ट्रेट सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें ये साफ-साफ दिखता है। एक तो एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे जो प्लांट्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? फूड फूड को बनाते हैं और उन प्रोड्यूसर पे फीड कौन करेगा? उन प्रोड्यूसर्स पर फीड करेगा कंज्यूमर, ठीक है? कंज्यूमर। और इन कंज्यूमर को कौन खाएगा? अब कंज्यूमर में भी अलग-अलग, एक कंज्यूमर होगा जो पहले मतलब प्रोड्यूसर को खाए, एक इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर भी। अब मान लो सेकंड हमने यहाँ पे कहते हैं डिकम्पोज़र, बट बीच में और भी लोग, तो इनको इनको भी तो कोई खा सकता है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। प्रोड्यूसर के बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। फिर ये क्या हो जाएँगे? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएँगे। सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको भी अगर कोई खाता है तो टर्शियरी कंज्यूमर होगा। फिर अगर ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, तो इसके बाद क्या होगा कि टर्शियरी कंज्यूमर के बाद अगर मान लो फिर इनको किसी ने, ये क्या है, इनको, ये इनकी डेथ हुई तो इनको डिकम्पोज़ किया जाएगा, डिकम्पोज़र होंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी की शुरुआत होगी, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ लेगा, उसको इससे कम एनर्जी मिलेगी क्योंकि इससे ले रहा है, और इससे कम एनर्जी इसको मिलेगी, इससे कम एनर्जी इसको मिलेगी, इससे कम एनर्जी इसको मिलेगी। इस तरह से हुआ कि एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। एक बात हो गई, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो दिखा ही रहा है। प्लस और हर एक लेवल को ना ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जो ये लेवल हुआ, ये भी लेवल, तो पहला लेवल क्या हुआ? ट्रॉफिक, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर हुए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर हुए, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन हुए? सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही ये ट्रॉफिक लेवल बदलते जाएंगे। तो आप सीधे-सीधे समझ लो कि फूड चेन क्या है? तो फूड चेन एक लीनियर स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो कि दिखाता है एनर्जी के ट्रांसफर को एक ट्रॉफिक लेवल से अदर दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। और ये प्रोसेस कैसे होगी? एक दूसरे को खा के या खिला के। ये खुद खाए जा रहे हैं। अब आते हैं फूड चेन। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। तो उस ऊपर जो एक्टिविटी में हम लोगों ने देख ही लिया ना कि जू, वो जैसे हमने पॉन्ड में देखा था, तो पॉन्ड में देखा था ना कि प्रोड्यूसर कौन था? फाइटोप्लैंक्टन। और उसको खाया किसने? जू प्लैंक्टन ने। जू प्लैंक्टन कौन खाती है? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस कौन खा रही है? लार्जर फिशेस। तो वही हमने देखा कि ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, ये फूड चेन है। दिस सीरीज ऑन ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम फॉर्म ए फूड चेन। तो वही बात हो गई ना कि फूड चेन क्या हुआ? कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। दिस सीरीज ऑन ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम फूड चेन। अब ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। बता दिया कि ट्रॉफिक लेवल, जितने भी स्टेप हैं सारे के सारे क्या कहेंगे? एक ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, है ना? ये कौन से आएंगे? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ गए, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। ऐसे ही दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स। अब इनके अलावा सारे के सारे लोग हेटेरोट्रॉप्स हुए, है ना? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हो, और जो भी लोग इन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप होते हैं। तो इसको, अब इस इन प्लांट्स को खाया खाया इस एनिमल ने, तो इस एनिमल ने खाया तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंज्यूमर। क्या हुआ? कंज्यूमर। या इसी को, अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो ये क्या हो गया?
सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो ऐसे ही इसमें देखो, इसमें ये हुआ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि ट्रॉफिक लेवल कैसे समझना है, कैसे बताना है। द फिक्स अप सोलर, और ये ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को फिक्स किया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, तो ये ऑटोट्रॉप्स हुए। बाकी इनको खाने वाला पहला जो होगा, जो इनको खाली खाता है, वो हर्बीवोर है, तो ये हर्बीवोर हुआ। तो द हर्बीवोर आर द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकंड। तो जो हर्बीवोर है वो किस पे आएंगे, हमेशा सेकंड पे आ रहे हैं। और स्मॉल कॉर्निवोर, जैसे ये तो लार्ज कॉर्निवोर को, मतलब ये टॉप कॉर्निवोर हुआ, बट यहाँ पे देखो फ्रॉग है, ये क्या है, स्मॉल कॉर्निवोर है। स्नेक है, स्मॉल कॉर्निवोर है, और ये टॉप कॉर्निवोर है। तो ईगल को हमने किस में रख दिया, टॉप कॉर्निवोर में। तो वही हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल कॉर्निवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, आर एट द थर्ड एंड लार्जर कॉर्निवोर और द टर्सरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसने ये रहा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को ये खाया, हर्बीवोर था, हर्बीवोर को किसने खाया, कॉर्निवोर, ऑब्वियस सी बात है, कॉर्निवोर, और ये टॉप कॉर्निवोर, इनके लिए फिर इनकी डेथ होगी, कंज्यूमर ये चले जाएंगे डिकम्पोज में। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हुआ। तो इस चीज को आप यहां से समझ लीजिए। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interaction among various components of the environment involves flow of the energy from one component of the system to another. तो इसमें भी कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि हम जितना भी फूड लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एनर्जी मिल सके, और इंटरेक्शन among the various component of the environment involves flow of the energy, है ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रेवल होता है। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert it into chemical energy. ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये बात तो समझ में आई कि एनर्जी हमारी कहाँ से कहाँ चल रही है, ऑटोट्रॉप से चल रही है हेटरोट्रॉप्स पर, हेटरोट्रॉप से डिकम्पोजर्स पर। However, as we saw in the previous chapter, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वो बात हम छोड़ देते हैं। when इसमें क्या होता है कि when one form of energy change to the another, तो ये तो फिजिक्स वगैरह में भी देखते हो ना कि जैसे सोलर एनर्जी को हम लोग किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम जब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं बेटा, तो फोटोसिंथेसिस में हम केवल यही बात कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट है, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो हमारा फूड बनता है, प्लांट जो हमारा फूड बना रहा है, वो फूड अवेलेबल होता है अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए या अगले कंज्यूमर के लिए। तो व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो ये बात भी समझ में आ गई कि जितनी भी एनर्जी आती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी कभी भी यूज नहीं हो पाती, बल्कि बहुत सारी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एनवायरनमेंट में ही चली जाती हैं, या हीट के फॉर्म में चली गई, या फिर जैसे मान लो तुमने खाना ही खाया, तो पूरा खाना तुम्हारी पूरी वो जो फूड तुमने जो इंटेक किया है, उस पूरी फूड एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होगी। पूरी फूड क्या होगी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लाइक बॉडी हीट में चली जाएगी, कुछ मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगा, कुछ डाइजेशन के प्रोसेस में यूज हो जाएगा, रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, है ना, और बाकी जो भी वर्कआउट करते हो तो उसमें यूज होगा, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जा रही है ना। तो the flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, हाँ, अब इस पे क्या है, ये जो फाउंड हुआ है फ्लो ऑफ एनर्जी का, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बेटा ये बोला जाता है कि जैसे जो प्लांट्स हैं, कौन है, प्लांट्स, तो ये जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स किसको लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, सनलाइट यूज करते हैं। और सनलाइट को यूज करने के बाद तो ये कहा जाता है कि जितना सनलाइट वहां से आता है, टोटल का केवल 1% जो होता है प्लांट यूज कर पाते हैं अपने फूड
प्रिपरेशन के लिए। और उस प्लांट से जो अगला ट्रॉफिक लेवल वाला होता है, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर केवल 10% एनर्जी पाता है। ऐसे ही जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, वो भी इससे कितना पाएगा? 10%। एक और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। अगर हम और समझेंगे तो ये समझोगे कि जैसे समझो कि अगर कोई प्लांट है, मतलब कोई ट्री है, तो इसने 1 मिनट के लिए सोचो कि सनलाइट आई, तो सनलाइट का टोटल 1% ही एनर्जी यहाँ यूज होना है। मतलब अगर सनलाइट से 10,000 या 10,000 जूल एनर्जी निकली, तो इसका केवल 1% यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो 10,000 का 1% कितना होगा? कितना होगा? 100 जूल। इसका मतलब इस ट्री ने जो जो ट्रांसफर करेगा, जो आगे ट्रांसफर करेगा, वो 100 जूल पे करेगा, और इसका 10% आगे जाएगा, यानी कि 10 जूल आगे वाले को मिलेगा, है ना? जिसने भी इसको खाया, जैसे मान लो कि हिरन ने खाया, डियर ने खाया, इसको खाने वाला लायन था, लायन को केवल 1 जूल एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बीतता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, और लास्ट में एनर्जी बिल्कुल खत्म होने के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% रूल कहलाता है बेटा। 10% रूल क्या है कि प्रोड्यूसर से आगे जितना भी एनर्जी पहुंचेगा, वो एनर्जी कैसा होगा? वो 10% होगा। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% होता चला जाएगा। और ये याद रखने वाली बात होगी कि जो सनलाइट से जो टोटल एनर्जी आती है, उसका कितना परसेंट प्लांट यूज कर पाता है? तो कहोगे ओनली 1% यूज कर पाता है। तो द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। ये बात हम बता चुके हैं कि सनलाइट का 1%। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost as heat in the environment. Some amount goes to the digestion and in doing work, and the rest goes toward the growth and reproduction. तो ये सारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या अदर एक्टिविटीज हैं, उन सारे एक्टिविटीज में इतने खर्च हो गए। अब देखेंगे कि यानी कि हमने ये बताया कि एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि अगले लेवल के लिए केवल 10% ही अवेलेबल होता है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step reaches the next level of consumer। ये हम बता चुके हैं। Since so little energy is available for the next level of the consumers, food chain generally consists of only 3 to 4 steps। तो ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये जो चेन है, उसमें जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि वो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो जितनी एनर्जी होगी वो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कितना हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो लॉस ऑफ एनर्जी है हर एक स्टेप पर, वो इतनी ज्यादा होती है कि आगे चलकर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो फोर्थ फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक तो बिल्कुल एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए ये ट्रॉफिक लेवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इकोसिस्टम में नहीं होता। इसलिए there are generally a greater number of individual at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is the producer। आप समझ रहे हैं प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा क्यों होना चाहिए, प्लांट ज्यादा क्यों लगाने चाहिए? इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे, उसका 10% ही आगे मिलना है। तो जितनी तो यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर किसका होना चाहिए? प्रोड्यूसर का है इकोसिस्टम में। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। Each organism is generally eaten by two or more than two kind of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called food web। ये important हो गया। अब फूड वेब देखो बेटा, फूड वेब क्यों बोला? फूड वेब की तरह इसलिए है कि जरूरी थोड़ी है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे खा रहा हो, नहीं। तो अगले डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो, जैसे यहाँ तो दिख रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जा रहा है, बट इसमें देखो, ये प्लांट है, प्लांट को फीड किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट खाया, बर्ड ने, बर्ड खाया स्नेक ने, तो बर्ड खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया आगे
टॉप कार्निवोर ने। आगे देखो, ये प्लांट है, प्लांट खाया रैट ने। अब इस रैट ने जब खाया तो इसको खाने के लिए ये एक और एनिमल, एक दूसरा टॉप कार्निवोर भी इसको खाता है और स्नेक भी इसको खाता है। इसका मतलब ये फूड वे, अगर फूड चेन देखोगे तो इसको 3 अलग-अलग फूड चेन के लोग खा रहे हैं, है ना? यानी कि फूड वेब का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल फूड चेन का सिस्टम है ना? ये मल्टीपल फूड चेन का सिस्टम है। तो फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, तो एनर्जी फ्लो डायग्राम पहले ही देख ही चुके हो। एनर्जी फ्लो डायग्राम तो पता है ना कि एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी कहाँ से कहाँ चलेगी? एनर्जी चलेगी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर पर। अब अगर इनमें लाइन में अगर आए कंज्यूमर में ही, तो प्रोड्यूसर से हम कहेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर और फिर लास्ट में तो आगे पता ही है डिकम्पोजर पे आना है। तो फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली देखो, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये तो पता चल गया कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। और द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट back to the solar input and energy which passes to the herbivore does not come back to the autotrophs। ये बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि एनर्जी जो है वो जो ऑटोट्रॉप्स ने कैप्चर किया वो सोलर इनपुट में फिर से वापस नहीं जा रही है, और जो एनर्जी पासेस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। ऐसे जो हर्बीवोर ने खा लिया वो पूरी एनर्जी ऑटोट्रॉप्स के पास नहीं जा रही है। As it moves progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level। Secondly, दूसरी बात क्या रही? तो फ्लो ऑफ एनर्जी तो समझ में आया, यूनिडायरेक्शनल है। कैसे? कि भाई जो एनर्जी थी, जो पहली एनर्जी इसने प्रोड्यूस करी, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, इससे कम एनर्जी इसकी होगी, इससे कम एनर्जी इसके पास पहुंचेगी, इससे कम एनर्जी इसके पास पहुंचेगी। बट ये नहीं हो सकता कि ये एनर्जी वापस इनको दे दें। अब प्लांट थोड़ी ना हर्बीवोर को खाने जाएगा, या हर्बीवोर कार्निवोर को थोड़ी ना खाने जाएगा, या कार्निवोर को वापस जो टॉप कार्निवोर, जो स्मॉल कार्निवोर और टॉप कार्निवोर को खाने थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए एनर्जी जो है, जो एनर्जी है वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होती है। सेकंड क्या है? एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर एक लेवल पे एनर्जी क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केमिकल इंटर इंटू आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। तो बेटा फूड चेन में ऐसा भी तो होगा कि जो पॉइजन होगा, जैसे अगर मान लो इसने पॉइजन लिया होगा तो ये पॉइजन इनको भी तो पास हो गया। इसने पॉइजन, अगर इसके अंदर कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस आया तो ये पॉइजन इनके पास भी तो पास हो गया। तो वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ, अच्छा हम लोग चूंकि अब हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह के एरा में हैं, तो हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, केमिकल्स बहुत सारे फूड में पड़े होते हैं। तो हम लोग जितना भी खाते हैं या हमारे क्रॉप्स में, जैसे डिजीज से बचाने के लिए हम लोग क्रॉप में पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, तो उनमें हम लोग वो केमिकल क्या होंगे, वॉश आउट होने के बाद सारा मतलब बाहर नहीं निकलते, और वाटर बॉडीज में भी तो हैं केमिकल्स। तो ये सारे केमिकल्स क्या होंगे, ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। From the soil, these are absorbed by the plant along with the water, minerals, and from the water bodies, these are taken by the aquatic plants। तो ये absorb कर लिए गए। एनर्जी फ्लो यहाँ से बेटा एक बार देख लो फिर से। तो एनर्जी फ्लो तुम देख लो, क्या था? सनलाइट आया, तुम्हें पता है सनलाइट के केवल कितना परसेंट? 1% प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा। इनका 10% एनर्जी पहुंचेगा हर्बीवोर को, इनका 10% यहाँ पहुंचेगा और इनका 10% यहाँ पहुंचेगा। अगर मैं और बात करूं तो कहूंगा कि जो सनलाइट है, अगर मैं तुमसे कह दूं कि बेटा ये 10,000 जूल एनर्जी थी, तो इनका 1% ही यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 100 जूल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। इनका 10% यहाँ पहुंचेगा 10 जूल, इनका पहुंचेगा 1 जूल। 1 जूल का जो इनके पास पहुंचेगा एनर्जी वो 0.1 जूल। तो बेहतर है ना कि तुम इनको ना खा के क्या खाओ, सीधे सीधे प्रोड्यूसर्स पर ही फीड करो, वेजिटेरियन रहो। अब देखो आगे, this is one of the ways in which they enter the food chain as these chemical are not degradable। तो जो केमिकल्स हैं वो डिग्रेडेबल नहीं है, वो नॉन डिग्रेडेबल है, तो एक्यूमुलेट होते हैं हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे
एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो हम लोग जो ह्यूमन है, ह्यूमन भी कहाँ आता है? टॉप कार्निवोर में आता है। ह्यूमन भी किसमें आता है? टॉप कार्निवोर में आता है। तो टॉप कार्निवोर में आने का मतलब ये हुआ कि हम फीड करते हैं, हम हर्ब भी खाते हैं और फिर नॉनवेज भी खाते हैं। तो वो कैसा हो गया? जैसे हमने प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होगा कि अगर हम जितना ट्रॉफिक लेवल बीतता जाएगा, तो जो पॉइजन होगा वो उतना ही कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाइंग द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम concentration of these chemicals get accumulated in our body. This phenomena is known as biological magnification. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेटा इंपॉर्टेंट हो गया इस तरह से, और इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसका भी एक अलग से लिख दिया है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना where the concentration of certain non-biodegradable toxic substances progressively increases at the successive trophic level in food chain. तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इवन मीट containing varying amount of pesticide residue, they cannot always be removed by washing on other means. तो याद रखना कि कभी भी पूरी के पूरी प्योरिटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं और उन पॉइजनस सब्सटेंस को धीरे धीरे क्या होगा, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा होते जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉफिक लेवल समझ गए क्या होता है ना। फूड चेन भी समझ गए और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जो एक फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है ये भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर का रोल तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो जितना भी प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज नहीं होगा, और अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अवेलेबल आगे नहीं होंगे। तो हम पढ़ते हैं हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये तो पूछो ही मत कि हमारी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट है, सारी एक्टिविटीज। तो चेंज इन द इन्वायरमेंट, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। affect us and changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. We have already seen in chapter 9th how our activities pollute the environment. कुछ ये भी समझने जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे अफेक्ट करती हैं, तो ये तुमको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे दो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम पे, एक तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और एक वेस्ट डिस्पोजल। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात पहले कर लेते हैं और इसके बाद करेंगे वेस्ट डिस्पोजल की बात। ओजोन लेयर की बात करेंगे तो ओजोन क्या होता है बेटा? ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा है कि ओजोन, असल में ऑक्सीजन जो होता है ये एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? O3। तो ये कहाँ से आता है? असल में क्या होता है, जो सनलाइट रहती है, तो जो सनलाइट होती है वो सीधे सीधे उसमें यूवी रेज भी होते हैं। ये यूवी रेज जब भी ऑक्सीजन पे लगते हैं, जब भी ऑक्सीजन पड़ते हैं, अगर ये ऑक्सीजन, तो इनको क्या करते हैं, इनको नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। और हमारे नेचर में और ऑक्सीजन तो है ही है, उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं, इनको नेसेंट ऑक्सीजन को। जैसे नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ेंगे ये बना देंगे ओजोन। तो इस तरह से क्या, वाइल ऑक्सीजन विच आर नॉर्मली रिफर टू द ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक। एक खास बात ये भी आ गया कि ये जो बेटा ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिए प्राण वायु का काम करता है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, है ना। ये जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी एरोबिक हैं, इन सारे एरोबिक के लिए एसेंशियल है ना, इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक्स। अब उसके बाद क्या है, इनके लाइफ के लिए जरूरी हो गई, लेकिन ये है, ये डेडली पॉइजन है, ये खतरनाक पॉइजन है और मार देगी। तो हाउ, अब इसमें यही है कि हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म इन द एसेंशियल फंक्शन, इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सबको पता ही होगा कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है ना। और ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है किससे? सन से आने वाली यूवी रेज से। जो सन से यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये यूवी रेज कहीं गलती से आने लगे और आ भी गई तो उससे सबसे ज्यादा खतरा होता है
स्किन कैंसर का। किसका खतरा हो जाता है? स्किन कैंसर का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए, और इस स्किन कैंसर से हमें बचाने के लिए कौन बैठा हुआ है? ओजोन लेयर। कि कहाँ पे? अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट बैठा हुआ कौन? स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Ozone at the higher level of atmosphere is product of radiation. Atmosphere is a product of UV radiation acting upon oxygen molecule. The higher energy UV radiation splits apart some molecular oxygen into free oxygen atom. These atoms then combine with molecular oxygen to form ozone as shown. तो हम पहले बता चुके हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उस पर यूवी रेज आती है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं बेटा। तो क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नवजात ऑक्सीजन, बेचारा बच्चा है, एटॉमिक फॉर्म में है। तो अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980s में देखा गया, 80s के टाइम पे देखा गया कि भाई जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये कैसे, फिर पता चला, फिर ढूंढा गया कैसे, आखिर क्यों हो रहा है ये। तो समझ में आया कि जो सिंथेटिक केमिकल, उसमें स्पेसिफिकली CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेंट्स में यूज किए जाते थे और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते थे। जितनी फैक्ट्रीज थे उनमें जितने रेफ्रिजरेंट्स थे वो सारे के सारे उसमें वो प्रोड्यूस करते थे CFC। और ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते थे CFC, और ये CFC जाके क्या करती थी? ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रही थी, ओजोन लेयर को पतला कर रही थी। तो 1987 में, ये इंपॉर्टेंट बेटा, 1987 में एक संस्था जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका नाम हो गया यूनेप। ये लेके आई एक एग्रीमेंट पर, और उसने कहा कि जो CFC प्रोडक्शन है इसको बंद करो। और 1986 का जो लेवल है, जितना 1986 में प्रोड्यूस हो रहा था, अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये सारे के सारे मैंडेटरी हो गए, जितने भी कंपनी पूरे वर्ल्ड में थी उन सबको ये भी कहा गया कि जो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर है वो रखो तुम लोग। तो ये याद रखना बेटा कि जो यूनेप था, यूनेप ने ओजोन के डिप्लेशन को रोकने का काम किया। आगे पहुंचेंगे, मैनेजिंग द गार्बेज भी प्रोड्यूस। ये तो भाई पता ही है, तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। In our daily activity, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste material? What happens after we throw them away? Let us perform activity. एक्टिविटी की बात कर लेते हैं इसमें। तो क्या क्या है इसमें, बस इतना समझो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो एक तो तुम्हारे घर से अगर कोई सामान जो निकलता है, तो घर से क्या क्या होगा? जो स्पॉइल्ड फूड होंगे, वेजिटेबल होंगे, मतलब वेजिटेबल का छिलका होगा, पील होंगे, है ना, टी लीव्स होंगे, मिल्क पैकेट होंगे, एम्प्टी कार्टून्स होंगे। तो ये सारे के सारे जो भी हैं, इन सारे लोगों को तुम उठा के, या प्लास्टिक्स भी होंगे, है ना, जो बॉटल्स वगैरह होंगे, उनको लेके जाओगे। तो इनको जो है, बरी दिस मटेरियल इन पिट इन स्कूल गार्डन में भी पूछते हैं। तो इसका मतलब देखो, इसको दो तरीके होते हैं, या तो इसको जला दो या तो इसको दफना दो। तो अगर बरी करोगे तो डिकम्पोज होने की बात आएगी। अब डिकम्पोज होने में तुम्हें पता है कि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नहीं डिकम्पोज होगा। तो इस बेसिस के पे हम लोग ना दो तरीके का वेस्ट जो है डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये दो तरीके के हुए। तो इन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होंगे, इनको हम लोग फिर से देख लेंगे। तो जो जिसको बायोलॉजिकली, मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं, जिसको डिग्रेड कर दें वो बायोडिग्रेडेबल हुए, और जिसको डिकम्पोजर्स डिग्रेड ना कर पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हुए। तो फिर हम आगे देखते हैं कि वी हैव सीन इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट डाइजेस्ट वेरियस एंजाइम। ये तो पता है कि डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, जो कि, और एक और सबसे खास बात है कि ये भी कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सेम एंजाइम सारा कुछ डाइजेस्ट कर दे, है ना। तो भाई पहले हमको पता है कि एंजाइम का डेफिनेशन में पढ़ा था, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। और जो स्पेसिफिक एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक फूड को या स्पेसिफिक पार्ट को डाइजेस्ट करता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा। जैसे तुम्हें पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज लगता है
है ना, सलाइवरी एमाइलेज, ये हमारे सलाइवा में होता है और ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड्स में, है ना, डाइसैकेराइड्स में। और फिर ये डाइसैकेराइड्स जब आगे पहुंचते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब पहुंचता कहाँ, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो इंटेस्टाइन में वहां भी एक एंजाइम में होता है ना, जिसका नाम क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये आगे करता है क्या, ये फिर आगे इनको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो ये सब बातें समझ के रखना, बस ये समझ के रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारे माउथ बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंजाइम्स, और दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। ऑब्वियस बात है, कोल खाएंगे तो कोल ऑलरेडी, कोल को डाइजेशन किया नहीं सकता, हमारा कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी पता है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का एक्शन या सैप्रोफिटिक जो फंगस, बैक्टीरिया फंगस, उस पर लग के कुछ भी नहीं कर पाते। तो this material will be acted upon by the physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in the environment they persist for a long time। तो ये बात याद रखना कि प्लास्टिक्स, इसलिए हम लोग मिनिमम प्लास्टिक का यूज करते हैं, और प्लास्टिक के यूज के लिए ही, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं होता और वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। फिर सब्सटेंस सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बायोडिग्रेडेबल, बता दिया पहले ही, है ना। और हम अब समझ सकते हैं बायोडिग्रेडेबल कौन है, जो नहीं सड़ेंगे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। और जो नहीं, वही ना, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल जो नहीं है वो ऑब्वियस बात है, वो इनर्ट की तरह एक्ट करेंगे और बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते जाएंगे और इकोसिस्टम में बहुत सारे मेंबर्स को ये नुकसान पहुंचाएंगे। देखा होगा गाय वगैरह बेचारी जो होती हैं, तो फूड जब वो खाने वाने के लिए जाती हैं, कूड़े में खाना खाती हैं, तो कभी प्लास्टिक्स, वो लोग प्लास्टिक्स खा लेती हैं, और प्लास्टिक्स खाने की वजह से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम, लाइक प्लास्टिक्स अंदर जाने की वजह से कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है, वरना उनका, अगर उनके पेट में अगर उनका बच्चा पल रहा होता तो वो भी खत्म हो जाता है। तो क्या है, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेसेस, तो पता ही होगा तुमको कैसे दिखते हैं। विजिट एनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। ये भी पता है कि हम लोग फूड रैपर्स को भी ऐसे ही, है ना, मिलते हुए हमें मिल जाएंगे, और हमारे कंट्री में कुछ ज्यादा ही। तो हम लोगों ने गार्बेज वगैरह को जैसे, कैसे इनको खत्म करना है, तो ये तो हमको पता ही है। गार्बेज को कैसे नुकसान खत्म करना है, या तो उनको जला दो या तो उनको दफना दो, और जो बायोडिग्रेडेबल है उनको दफनाने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। और इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, चेंजेस इन एटीट्यूड also have a role to play with more and more things we use becoming disposable। तो हम लोग इसीलिए जनरली जितने भी चीज यूज करें वो डिस्पोज करने लायक हो, वो बायोडिग्रेडेबल हो। तो हम लोग ऐसे ही चाय जो पीते थे, तो पहले जो हम लोग चाय पीते थे तो उसमें प्लास्टिक के कप में देने लगा था। कैसा था, प्लास्टिक के कप में। तो प्लास्टिक का कप कोई भी ऐसा, अब हिंदुस्तान में या कहीं भी हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग आराम से पीते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। अब ये प्लास्टिक लंबे टाइम तक क्या होगा, डिग्रेड होगा नहीं, तो पड़ा रहेगा और वो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्लास्टिक, तो हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक तो हमारे पास कुल्हड़ आ गया, और दूसरा हमारे पास आ जाए पेपर कप। दूसरा क्या हो सकता है, पेपर कप। तो जो कुल्हड़ है, जो कुल्हड़ है, कुल्हड़ हमें पता है कि कुल्हड़ से क्या हो जाएगा, कुल्हड़ से क्या होगा, जो अगर इतने बड़े इतने बड़े अमाउंट में अगर कुल्हड़ बनाना शुरू करें तो ये मिट्टी से बनेगा। और जो, अब हम मिट्टियां जब निकालने लगेंगे तो खेतों से या पॉन्ड वगैरह से निकालेंगे, तो वो जो मिट्टी निकालेंगे तो हो सकता है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि ऊपर से हमने सारे लेयर के हम मिट्टी ही निकालते रहेंगे। तो कुल्हड़ से, तो हम लोग इसको कहे कि ठीक है भाई, कुल्हड़ को मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मत लाओ, पेपर कप लाओ जो कि डिस्पोजेबल हो। तो इसके लिए मतलब ये भी आगे आ गया, और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। बाकी इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी हैं जो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, और आगे के चैप्टर्स भी मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा। आप पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
थैंक यू।